नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आज चर्चा इस बात पर की जाए कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से लगातार क्यों विजयी है और कांग्रेस पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के आने के जस्ट पहले 10 साल तक लगातार सत्ता पर काबिज थी, उसकी हालत क्यों इस कदर खस्ता हो गई है और उसके साथ ही साथ बाकी विपक्षी दलों की भी हालत क्यों खस्ता है, और उसके अलावा लाख कोशिशों के बावजूद विपक्षी दल क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी से की चुनौती का सामना कर पा रहे हैं। इसके लिए आइए आज बात की जाए, क्योंकि ये फैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सबसे कद्दावर पार्टी है और इसी वजह से वो भारतीय राज्य व्यवस्था पर काबिज भी है। जो चीज़ें उसके विपक्ष में तकनीकी कही जाती है, जैसे ईवीएम वगैरह की बात, जब तक वो साबित ना हो जाए तब तक उनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। साबित हो जाने पर तो साफ ही हो जाएगा कि क्या फैक्ट है क्या नहीं फैक्ट है। अब इस बात को बताने के पहले मैं आप लोगों को 2 पुरानी घटनाएं बताऊंगा, जिससे चीज़ों को समझने में और मज़ा आएगा, आसानी भी होगी। बात है 1967 की। 1967 में सबसे पहले 9 राज्यों में जो विपक्षी पार्टियां थी वो चुनाव जीत गई और कांग्रेस चुनाव हार गई। यानी कांग्रेस के पतन की शुरुआत, या ये कह लीजिए कि कांग्रेस के जो कमज़ोर होने की शुरुआत 1967 से ही मानिए आप। लेकिन इंदिरा गांधी जैसी वहाँ उसमें उस समय काबिल नेता, उसकी पार्टी की भी नेता थी और प्रधानमंत्री तो थी ही, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का सहारा लिया और उस सहारे के साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने उन सारे राज्यों में कांग्रेस की वापसी कराई और जनता के सुधार की तमाम योजनाएं लागू करके कांग्रेस को शक्तिशाली बनाया। इसके चलते कांग्रेस 77 तक काफ़ी मजबूत रही। और उसके बाद जो था ये हुआ 77, और 77 में जो इमरजेंसी लगी उसकी बात आप लोग जान ही रहे हैं। इमरजेंसी के समय आप समझ लीजिए कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने ऐसी अभूतपूर्व एका का परिचय दिया, वह जैसी अभूतपूर्व एका का परिचय विपक्ष आज तक नहीं दे पाया। उस समय 3 एक तरीके से मुख्य क्या नाम है ताकतें थी जो भारतीय राज्य को कंट्रोल करती थी। राजनीतिक ताकतें से मेरा मतलब है, एक तो कांग्रेस थी ही और दूसरे भारतीय जनता पार्टी जो तब जनसंघ कहलाती थी। हालांकि उसकी ताकत बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन बहरहाल इतनी ताकत तो थी ही कि उसका उल्लेख किया जाए। और साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टियां और समाजवादी पार्टियां, ये 4 मुख्य ताकतें थीं। इसमें से समाजवादी पार्टी की ताकत उतनी ज़्यादा नहीं थी, हिंदी पट्टी में ही थी, लेकिन बहरहाल ताकत वो भी थी। और कम्युनिस्टों में और समाजवादी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था, थोड़ा सा गुणात्मक फर्क था, इसलिए आमतौर पर उनको अलग कहा जाता। लेकिन अपने एक तरीके से देखा जाए तो गुणवत्ता में दोनों एक ही चीज़ें थी। बहरहाल ये न बताई 1977 में जब इमरजेंसी लग गई और ये हुआ कि अब इंदिरा गांधी को हराना ही हराना है, तो सारी विपक्षी पार्टियों ने अपने सारे राग द्वेष भुला करके और अब एक एकाकी, और उसमें भी जो सबसे बड़ी प्रशंसा की पात्र है वो आज की तारीख की भारतीय जनता पार्टी जो तब जनसंघ थी उसने किया। उसने उस जो कि क्योंकि जितनी भी, चाहे कांग्रेस की विचारधारा थी, चाहे समाजवादी पार्टी थी, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां थी, उनकी विचारधारा में कोई बहुत खास फर्क नहीं था। वो सारी की सारी जनहित पर आधारित, जनहित की विचारधारा पर आधारित पार्टियां थी, जिनके यहाँ धर्म जो था वो गौड़ मुद्दा हुआ करता था, राजनीति पहला मुद्दा होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या कह लीजिए तब का जनसंघ, वो तब भी अपने पूरे अपने गुण में ही अलग तरीके की पार्टी थी। वो धर्म आधारित पार्टी थी जिसकी की विचारधाराएं अलग थी, उनकी आर्थिक विचारधारा भी अलग थी और राजनीतिक विचारधारा भी अलग थी और सामाजिक विचारधारा तो खैर अलग थी। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी जैसे कॉमन शत्रु को परास्त करने के लिए वो सारी पार्टियां अपने सारे मतभेद भुला करके एक हुई और अंत में आज की तारीख स्वतंत्रता के बाद के दूसरे आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे जो शक्तिशाली और गुणी प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, वो चुनाव हारी, अदरवाइज उनका हारना संभव नहीं था। एक तो मैं इस घटना का जिक्र करूंगा और दूसरी मैं इस घटना का जिक्र करूंगा जो हाल ही में हुई। उसमें भी आप लोगों को, बहुत से लोगों को उस घटना की याद होगी, जब 1993 में भारतीय जनता पार्टी की बाढ़ को रोकने के लिए समाजवादी और बसपा का गठबंधन बना। उस गठबंधन को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अभूतपूर्व भूमिका निभाई। वो जान गई थी कि अगर सपा और बसपा का गठबंधन रहा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में पैर जमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अपमान झेल करके और तमाम कड़वे घूंट पी करके भी कोशिश ये पूरी की और उसमें वो सफल रही कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन न हो, और अगर हो तो सफल हो। ये काम हुआ। उसमें एक काम और भी हुआ, जो मुलायम सिंह की जो तीसरी सरकार थी, जिसमें मुलायम सिंह कुछ समय के लिए, करीब 3.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे। ये अंदर खाने की बात है, लेकिन चर्चा चल रही इसलिए बता रहा हूँ।
उस समय मायावती के शासन से एकदम सब लोग एकदम खासतौर से भारतीय जनता पार्टी वाले आकुल हो गए थे। और भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें नहीं थी कि वो अपनी सरकार बना सकती, और कोई उसका साथ देने को भी नहीं तैयार था। इस वजह से पीछे के खाते से, अंदर खाने खाते से अजीत सिंह को ला करके और मुलायम सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई, ताकि मायावती को अलग थलग किया जा सके। और आखिरकार मायावती को भारतीय जनता पार्टी ने अलग थलग कर दिया। आज की तारीख में पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो गई। अब आइए आज की बात करते हैं। अब इस बात आगे बात करने के पहले एक बात और कर लें। भारतीय जनता पार्टी की दो तीन बहुत खास है, मैं पहले बता चुका हूँ, आज चर्चा चली इसलिए फिर बता रहा हूँ। पहली चीज तो है कि उनका संगठन बहुत मजबूत है, ये इसमें कोई शक नहीं, पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो उनका पितृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विचारधारा उनकी चाहे जो भी हो उससे लेना देना नहीं है। जब बात राजनीति की हो तो विचारधारा की बात उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती। संघ अपने आप में एक बहुत मजबूत संगठन है, और वो उसकी मजबूती का लाभ लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। दूसरी प्लस पॉइंट जो भारतीय जनता पार्टी के पास है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जिसके पास सत्ता में रहने की वजह से पैसा का भी अच्छी खासी उसके पास आमद है, जो किसी भी सत्ताधारी पार्टी के पास होती है। कांग्रेस के अच्छे दिनों में उसके पास हुआ करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। पश्चिम बंगाल में जब कम्युनिस्ट पार्टियों का शासन हुआ करता था तो उनके पास हुआ करती थी। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पास पैसे की बहुतायत होती ही होती है, ऐसा है। और तीसरी चीज ये कि जैसे मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में पहले भी बता चुका हूं कि उनका तकनीकी संगठन जो है वो बहुत जबरदस्त मजबूत है। आईटी सेल की तो बात सब लोग करते ही करते हैं। वैसे भी एक एक क्या नाम है, संसदीय और विधानसभा के क्षेत्र का इनका जितना विस्तार से डाटा उनके पास मौजूद है, जिससे उन चुनावों में खेल करने में भी आसानी होती है, और भाजपा खेल करती भी है उस डाटा की मदद से। ये भी उनका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और चौथा प्लस पॉइंट ये है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने वो काम भी किया जो कांग्रेस एक जमाने में किया करती थी, कि दूसरी पार्टियों से जो भी काबिल लोग हैं या जो भी मतलब ऐसे लोग हैं उनको कांग्रेस अपने जमाने में समाहित कर लेती थी, कांग्रेस में समाहित होकर के उसको लाभ पहुंचाते थे। यही हाल भारतीय जनता पार्टी का भी आज के, जैसे जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जिनका फायदा उठा करके मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी हुई। ये सब सारी बातें हुई थी। अब जो अगली बार जो अब यहाँ से जो सवाल शुरू होता है उस सवाल पर विचार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन तो बन गया, अच्छी बात है, वो बनना भी चाहिए। लेकिन अब इंडिया गठबंधन की शुरुआती जब आप देखिए क्या नाम है जो उसके वो थे, पहली चीज तो उसकी कमी ये है कि अभी भी उसमें जो है वो एक लगातार उसकी मीटिंगें नहीं हो पा रही, नंबर एक। नंबर दो, एक इस कई मामलों में जो है वो अभी जैसे अब चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी तक जो है वो कुल मिलाकर के कहाँ से कौन सी पार्टी किसको कितनी सीटें मिलेगी ये सब पे भी वो चर्चा नहीं हो पा रही है। ये सब जो कमियां हैं, और सबसे बड़ी पार्टी जो पेच अभी फिलहाल फंस गया है, पता नहीं वो किस हद तक सही मुझे मालूम नहीं, कि मायावती जो है अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी और क्या नाम है इसको जो दूसरी भाजपा से इतर पार्टियां उत्तर प्रदेश में उनको ज्वाइन कर लेती हैं, तो ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश से फिर भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन मायावती की महत्वाकांक्षा जो उनको अभी भी ऐसा करने से रोक रही है। ये बात आपातकाल में अपनी सारी चीजों को, मतभेदों को भुला करके आपातकाल से निपटने की जैसी प्रतिभा भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 2 बार दिखाई मेरे संज्ञान में, उसके पहले भी दिखाई होगी जो मुझे नहीं मालूम, या बहुत सी ऐसी चीजें जो मुझे नहीं वैसे भी नहीं मालूम, कि कम से कम मायावती को नष्ट करने में और इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी को पराजित करने के लिए जिस तरीके की प्रतिभा और जिस तरीके का बुद्धि लाघव दिखाया क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका फलस्वरूप जिसका नतीजा ये हो कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी शासक पार्टी, और ऐसी शासक पार्टी की हटाए नहीं हट रही है, वैसी ही फिलहाल वैसी बौद्धिक प्रतिभा और वैसा क्या नाम है बुद्धि लाघव हमारे यहाँ की जो क्या नाम है विपक्षी पार्टियां वो नहीं दिखा पा रही हैं। और बाकी वो कमियां तो उनके अंदर हैं ही, विपक्ष में होने के नाते उनके पास धन का भी अभाव है, और इसमें से किसी का भी जो पार्टी का संगठन जो इतना मजबूत और पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है जैसा कि क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी का है। और कांग्रेस का तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस तो अपने पुराने दिनों की पूंजी खा रही है, संगठन के मामले तो बिल्कुल ही वो खत्म हो चुकी है, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बहरहाल फिलहाल ऐसा है। ऐसे मामलों में अब केवल एक ही रास्ता बचता है कि भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने का, वो ये है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके एक एक नेता अगर अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाओं को भूल करके केवल अर्जुन की तरीके से चिड़िया की आंख पर ये आंख लगा करके ये मान करके कि हमको भारतीय जनता पार्टी को एनी हाउ हराना है, क्योंकि 67% वोट बैंक तो अभी भी विपक्ष के पास है, अगर ऐसा वो कर ले जाएंगे तब तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को वो पिछले अगले चुनाव में हरा सकते हैं या उनकी सीटें कम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल दिख रहा है
उसमें तो ये कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि विपक्ष जो है कुछ कर पाएगा। देखिए क्या होता है। अगर जो जो स्थितियां चल रही हैं, अगर ऐसी ही चलती रही 3 महीने तक, तो ये मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनको रोकना कम से कम फिलहाल जो विपक्ष की स्थिति दिख रही है, ऐसे विपक्ष के लिए संभव नहीं है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको कहना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।